कि आज सर हम सभी चिकित्सक यहाँ बैठे हैं, तो इस पर जो हमारे साथी कैंसर में ऑन्कोलॉजिस्ट तो नहीं है हमारे बीच में, हाँ लेकिन हाँ। व्यवहारिक नॉलेज, प्रैक्टिकल नॉलेज हमारे काफी साथियों को होती है। हम्म। मैंने स्वयं फेफड़ों के कैंसर को काफी नजदीकी से देखा है, उसके अनेक मरीजों को देखा है। प्लूरल इफ्यूजन जब हम निकालते हैं, फेफड़ों से पानी निकालते पानी हैं, निकालते हैं, हाँ हाँ। तो उसका कलर जो है वो पिंकिश होता है। बिल्कुल ठीक है। तो जो नॉर्मली जो ट्यूबरकुलर प्लूरल इफ्यूजन होता है वो अंबर येलो होता है, लेकिन अगर वो पिंक कलर में चेंज हो जाए तो वो मैलिग्नेंसी का संकेत है। प्रतीक है, हाँ। बांदा से सर डॉक्टर, लेडी डॉक्टर थी, वो अनेस्थेटिस्ट थी, उनके हस्बैंड रेडियोलॉजिस्ट थे बांदा में। जी। डॉक्टर साहब का नाम मेरे सागर कर, अनीता सागर। हम्म। तो उनको भी ये लंग की मैलिग्नेंसी हुई थी सर, और वो हमारे बीच में वो नहीं है। तो ये लगभग एक दशक, 10 साल पहले की ये बातें हैं। तो हम्म। हमारे चिकित्सक बंधु भी, अ, उनको भी इस बीमारी का सामना करना पड़ रहा है। तो इसमें जो मेन बात है वो ये है कि इसकी जांच जितनी जल्दी से जल्दी हो सके उसको कराने की जरूरत है। और कीमोथेरेपी इजीली हो जाती है। अगर लोकल लेवल का कोई लीजन है तो सर्जरी से भी उसको दूर किया जा सकता है। खासकर हमारी बहनों में ब्रेस्ट का कैंसर है, यूट्रस का कैंसर है, तो इसमें ज्यादा विलंब करने की आवश्यकता नहीं है। इसको सर्जरी से दूर करके इस बीमारी से निजात पाया जा सकता है। यूट्रस का ऑपरेशन करना कोई बहुत बड़ा ऑपरेशन नहीं माना जाता है, और बीमारी अगर बढ़ गई, फैल गई, तो जीवन ही खतरे में पड़ जाएगा। तो मैं चाहता हूं कि इसमें हमारे जो चिकित्सक बंधु यहाँ मौजूद हैं, तो वो थोड़ा अपना अपना अनुभव वो शेयर करें। डॉक्टर सीबी सिंह सर हमारे बीच में मौजूद हैं। सर आपने बच्चों को देखा है काफी नजदीकी से, तो थोड़ा बच्चों के बारे में सर अपना अ, अपनी जानकारी सर यहाँ देने की कृपा करें। जय भीम सर, जी सर। नमो बुद्धाय। सर आवाज आ रही है? जय भीम सर। जी सर। आ रही है, जय भीम हो। हाँ मोस्टली जी सर सर, जो आ रही है आप आवाज। लंग्स कैंसर कह रहे हैं, दिस इज द स्मॉल सेल कार्सिनोमा इज वेरी मैलिग्नेंट एंड द प्रोग्नोसिस इज वेरी बैड। जो लंग्स का वेरी है, जो बैड, सबसे वेरी बैड। ज्यादा बैड है, वो वेरी बैड होता है। हाँ। सर्वाइवल रेट इज वेरी रेयर। जी सर। तो जो मोस्टली स्मॉल सेल कार्सिनोमा लंग्स का, बाकी के जितने भी लंग कैंसर है काफी सरवाइव कर जाते हैं, जितने भी हैं। आप ब्रेस्ट कैंसर है, फाइब्रोएडिनोमा इज द ओनली द सिंपल कैंसर, इज द नॉट ए मेलिग्नेंट, इज द बिनाइन, तो काफी रेस्पॉन्ड कर जाता है, ठीक हो जाता है। जो एडिनो है, जितने भी एडिनो होते हैं मोर मेलिग्नेंट होते हैं, जो एडिनो कार्सिनोमा होता है, जितने भी होते हैं। आप प्रोस्टेट का जाते हैं, वो प्रोस्टेट में पीएसए कराना चाहिए। 65 के ऊपर जितने भी हैं सबको पीएसए होता है, प्रोस्टेट जो एंटीजन टेस्ट है वो कराते रहना चाहिए, तो वो भी कम है। बट बच्चों में ज्यादातर जितने भी होते हैं, मैं बच्चों पे कहता हूँ, मोर कॉमन जो बच्चों में मेलिग्नेंसी है, वो सबसे ज्यादा मेलिग्नेंसी जो बच्चों में 30 to 40% जो ज्यादातर होती है, वो ल्यूकीमिया होते हैं। ब्लड के कैंसर सबसे ज्यादा बच्चों में पाए जाते हैं, जो हम जितने भी अभी तक देखते हैं। उसके बाद थोड़ा अगर होता है तो ब्रेन में ट्यूमर होते हैं, एस्ट्रोसाइटोमा वगैरह होते हैं, वो हो जाते हैं। जो तीसरे नंबर पे आते हैं, लिम्फोमाज होते हैं, जैसे कि आपके हॉजकिंस लिम्फोमा हो गए या नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा हो गए, ये पाए जाते हैं। तो अदर जो ट्यूमर्स बच्चों में मिलते हैं वो न्यूरोब्लास्टोमा होते हैं, जो आपके जो न्यूरल क्रेस्ट होती है, नर्व सेल्स होती हैं, वहां पे पाए जाते हैं। सेकेंड वन होते हैं आपके रेटिनोब्लास्टोमा, जो 2 से 3% ही होते हैं, जो इंट्रा ओकुलर होते हैं बच्चों में, वहां पे पाए जाते हैं। बाकी सब कुछ बच्चों में मिलते हैं, जैसे बोन ट्यूमर मिलते हैं, मोस्टली सार्कोमा मिलता है,
जो कि काफ़ी ट्रीटमेंट हो जाता है। इविंग्स ट्यूमर मिल जाता है ज़्यादातर। आपके किडनी का होता है विम्स ट्यूमर, बहुत कॉमन मिल जाता है बच्चों में जितने भी मिलते हैं, और जो भी होते हैं ये, और बहुत से हिस्टोसाइट्स हैं जो मोर कॉमन हो जाते हैं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा कॉमन है बच्चों में वो 30 to 40 ल्यूकीमियाज होते हैं। अब ल्यूकीमिया जो होते हैं यानी कि ब्लड कैंसर, जो ब्लड कैंसर है आपके, वो दो तरह से है। मैं ब्लड का आपको एक थोड़ा सा डायग्राम दे देता हूँ आपकी मेमोरी के लिए, सभी के लिए, कि ब्लड की जो सेल्स हैं वो हमारी दो तरह की सेल्स होती हैं। एक आप होता है हीमोसाइटोब्लास्ट जो कि स्टेम सेल्स होते हैं, और दूसरी है माइलोसाइट सेल्स जो स्टेम सेल से बनते हैं। एक माइलॉइड ग्रुप जाता है, एक आपको ब्लास्ट ग्रुप जाता है। जो माइलॉइड ग्रुप जाता है वो माइलोब्लास्ट, प्रोमाइलोसाइट्स, माइलोसाइट्स, मेटामाइलोसाइट्स तो चले जाते हैं, तो वहाँ पे जो आपके न्यूट्रोफिल्स का ओरिजिन हो जाता है। इधर आते हैं हम नॉर्मो हीमोब्लास्ट। नॉर्मो हीमोब्लास्ट में चार कॉमन निकलते हैं मेगा कैरियोसाइट्स, अगर आपकी मेमोरी याद आ रही हो थोड़ी थी, तो मेगा कैरियोसाइट से मेगा कैरियो ब्लास्ट बनता है, मेगा कैरियोसाइट्स बनता है, उसके बाद आपके बनते हैं थ्रोम्बोसाइट यानी कि प्लेटलेट्स। दूसरी आती है आपकी जो बनते हैं वो मोनोब्लास्ट आता है, तो मोनोब्लास्ट से जो आता है वो मोनोसाइट्स बनते हैं। दूसरा आता है आपका लिम्फोब्लास्ट, जो कि ये सब जो मेगा कैरियोसाइट्स है, प्रो मेगा कैरियोसाइट्स हैं, वहाँ से बनते हैं। तो लिम्फोब्लास्ट से लिम्फोसाइट्स बनते हैं। दिस इज द जो मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट, दिस इज द ए ग्रेनुलोसाइट्स, इनमें ग्रेनुल्स नहीं मिलते हैं। दूसरा बनता है आपको माइलोब्लास्ट है, जो भी, तो उसमें होता है प्रोग्रेनुलोसाइट्स, जिससे बनते हैं आपके बेसोफिल्स, इओसिनोफिल्स एंड न्यूट्रोफिल्स। तीसरा बनता है आपका प्रो इरिथ्रोसाइब्लास्ट, जिससे आपकी आरबीसी बनती हैं। तो अगर आपका प्रीकर्सर में आप दिमाग है, हम तो प्रीकर्सर देखते हैं, पुरानी मेमोरी में जाते हैं, तो जितने भी अर्ली सेल बनते हैं वो ब्लास्ट सेल बनते हैं। अगर ये ब्लास्ट सेल हमारे ज़्यादा बनने शुरू हो जाए तो हमारे यहाँ ल्यूकीमिया शुरू हो जाता है, यानी कि जितने भी कैंसरस सेल हैं वो शुरू हो जाते हैं। ज़्यादातर ब्लास्ट सेल के होते हैं, जो बच्चों में पाया जाता है वो एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया, मोस्ट कॉमन ALL जिसको कहते हैं, बहुत कॉमन पाया जाता है, सबसे ज़्यादा वही होता है। लेकिन उसकी प्रोग्नोसिस बहुत अच्छी है, 80 to 90% बच्चों में वो ठीक हो जाता है अगर आपको अर्ली ट्रीटमेंट मिल जाता है तो। दूसरा जो ल्यूकीमिया है वो आता है सर CLL, यानी कि क्रोनिक लिम्फोसाइट ल्यूकीमिया। तीसरा होता है AML, एक्यूट माइलोब्लास्टिक ल्यूकीमिया। फोर्थ वन ये होता है क्रोनिक माइलोसाइट्स ल्यूकीमिया। ये बहुत बच्चों में जो जितने भी है मिलते हैं, 2 से 5 साल में जो इंसिडेंस मिलता है ज़्यादातर ALL का मिलता है, यानी एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया मिलता है सबसे ज़्यादा। और उसमें आपके जो बच्चा है उसकी सबसे पहले जो होती है ग्रोथ कम होती है। अगर क्लिनिकल साइन पे आएंगे तो ग्रोथ होगी, पेलर होगा यानी कि एनीमिया हो जाएगा, उसको फैटिग होगा, बच्चा चल नहीं पाएगा, थकेगा बहुत जल्दी जल्दी पे, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख चली जाएगी उसकी। और जो सबसे अर्ली कॉज आता है वो है नेजल ब्लीडिंग, नाक से ब्लीड हो सकती है उसको। पेटेकियल आ सकते हैं, यानी कि छोटे छोटे दाने आ सकते हैं। परप्यूरा हो सकता है, यानी कि बहुत मोटा जो चकत्ता पड़ जाते हैं लाल लाल। हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए किसी बच्चे को, अगर लाल लाल चकत्ते पड़ते हैं तो उसके शरीर पे तुरंत उसका ब्लड टेस्ट कराना चाहिए। चौथा जो आपके आते हैं जितने भी, जो पेटेकियल रेसिस के बाद आपके आते हैं जितो होते हैं बोनी पेन्स, बच्चों के जॉइंट पेन होते हैं बहुत ज़्यादा, बच्चा चलता है तो हाँफना शुरू होता है, हिमेचूरिया हो जाता है, यानी कि ब्लड उसके पेशाब में भी आ जाते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो बच्चों में होती है वो उसकी ग्रोथ रिटार्डेशन कर जाती है, ग्रोथ डेवलप नहीं होती। जब वो डॉक्टर के पास आता है तो डॉक्टर को अपने सिम्टम्स देखने के बाद उसको पेलर ज़्यादा मिलता है, देन गो टू द क्लिनिकल साइंस सिम्टम्स। अब क्लिनिकल साइंस सिम्टम्स पे जब जाओगे, ALL में मोस्ट कॉमन इज आपकी स्प्लीनोमेगेली मिलती है, मोस्ट कॉमन। अगर स्प्लीनोमेगेली ह्यूज मिलेगी, अगर आप एब्डोमेन पैल्पेट करेंगे, पेलर मिलेगा आपको, पेटेकियल रेसेस मिलेंगे, मे बी और मे नॉट भी मिल सकती है, बट नेजल एंड गम ब्लीडिंग जरूर मिलती है। सेकंड वन, बच्चे को लिटा रहे हैं, आप देख रहे हैं क्लिनिकली, तो आप जितना भी मीडिया स्टीनम है, आप मीडिया स्टीनम पर जैसे ही आप अपनी फिंगर रखेंगे या थोड़ा दबाएंगे
बच्चा पेन से चिल्लाएगा और वो एकदम क्राई करेगा। अगर किसी को एक ही साइन मिल रहा है, अगर उसके एपिगेस्ट्रियम, उसका जो स्टर्नम है, अगर स्टर्नम के छाती पे अगर आपने दबा दिया, थोड़ा था उसको प्रेस कर दिया, तो बच्चा कूद जाएगा। आप समझ लीजिए समथिंग इज रॉन्ग। दिस इज द डायग्नोसिस, अर्ली डायग्नोसिस। अगर वो कूद रहा है तो दो ही डायग्नोसिस में कूद सकता है, या तो उसे विटामिन सी डेफिशिएंसी हो, यानी कि स्कर्वी में आ रहा हो, या आपके ल्यूकीमिया में आ रहा हो। अगर ल्यूकीमिया में बच्चा है तो आप जैसे ही स्टर्नम दबाएंगे वो कूद जाएगा और वहां पे नीला चकत्ता पड़ जाएगा। तो समझ लीजिए इसका डायग्नोसिस। सेकंड वन इज स्प्लीनोमेगेली मिलेगी। लिवर तो मिलेगा ही, लेकिन स्प्लीनोमेगेली ह्यूज होगी, नीचे तक जाएगी आपकी। एनीमिया मिलेगा। ये इसके डायग्नोसिस। अब हम आपके अर्ली डायग्नोसिस पे आ जाते हैं, इसके पे कि हमें करना क्या है। तो सबसे पहले सीबीसी करा लेते हैं। जब हम सीबीसी कराएंगे तो आप देखेंगे उसके टीएलसी बहुत रेंज हैं, लाखों में आती हैं टीएलसी, 50,000, 60,000, 70,000। जब आप ब्लास्ट सेल का उसकी पेरिफेरी स्मीयर कराएंगे तो उसमें ब्लास्ट सेल मिलते हैं, जबकि नॉर्मली ब्लास्ट सेल नहीं पाए जाते हैं आपके जनरल पेरिफेरल में। तो ब्लास्ट सेल मिलेंगे। उसके बाद आप एक्सरे चेस्ट लेते हैं तो मीडिया स्टीनम आपका वाइड मिलेगा, क्योंकि वहां के सारे लिम्फ नोड आपके बड़े बड़े हो चुके होंगे। आपको लगेगा हार्ट और मीडिया स्टीनम दोनों एक जैसा ही हो रहा है, ऊपर तक हार्ट जैसी शैडो ऊपर तक जा रही है। तो ना हार्ट को डिफरेंशिएट करे, ना मीडिया स्टीनम को करेंगे अंदर से, तो बड़ा बड़ा लगा जाएगा। तो ये उसके जान है। अगर आप बोन मैरो पे चले जाते हैं तो बोन मैरो में आपको अर्ली ब्लास्टिक सेल पाए जाते हैं, जितने भी ब्लास्ट सेल पाए जाएंगे उसके अंदर। तीसरा होता है, अब ये कहते हैं कॉज क्या हो सकते हैं। कॉज बहुत सारे हैं सर, मोस्टली ज्यादातर जेनेटिक कॉज भी हो सकता है, इन्वायरमेंटल भी कॉज हो सकता है, जहाँ पे बहुत सारा आपके चलते हैं। तीसरा केमिकल कॉज होता है, जिसमें बेंजीन वगैरह है, बेंजीन ग्रुप की चीजें देते हैं। तीसरा रेडिएशन होता है, जितना आप रेडिएशन देते हैं, जितने आप एमआरआई हैं, जितने आप एक्सरे कराते हैं, या जो न्यूक्लियर प्लांट में काम करते हैं, जहाँ पे न्यूक्लियर प्लांट है वहाँ काम करते हैं मोस्टली, इसलिए रिपीटेड एमआरआई या रिपीटेड एक्सरे नहीं कराने चाहिए, क्योंकि एक्सरे रिपीटेड कराने से आपका ट्रीटमेंट में कोई अंतर नहीं आता। बट एक एक्सरे या एक एमआरआई कराने से करोड़ों सेल को म्यूटेशन चेंज कर देती है, और जैसे ही म्यूटेशन चेंज हो जाता है सेल की ग्रोथ शुरू हो जाती है, या ब्लड की ग्रोथ शुरू हो जाती है वहां पे। तो टीएलसी बढ़ जाएगी। लिम्फ है आपके, अगर लिम्फोसाइट है, अगर लिम्फेटिक है, ये CLL है, तो आप लिम्फोसाइट का FNAC करा लेंगे, जितने भी लिम्फ नोड होते हैं तो उस साइड के करा लेंगे जो, तो उसमें आपका ये चीज पता पड़ जाता है। अब ALL की सर्वाइवल रेट 80 to 95% है, अगर आप कीमोथेरेपी टाइमली पहुंच जाते हैं या टाइमली डायग्नोसिस हो जाता है बच्चा। ड्यूरेशन 24 से 30 महीने तक उसको आप ट्रीटमेंट, हम लोग ट्रीटमेंट देते हैं, जितना भी दे सकते हैं। उसके ट्रीटमेंट के 3-4 ही आती हैं, ज़्यादा नहीं आती हैं। विनक्रिस्टीन देते हैं, प्रेडनिसोलोन देते हैं, दिस इज द इंडक्शन थेरेपी देते हैं। उसके बाद आप कंटिन्यूस थेरेपी है एक जो चलती है आपकी 4 to 6 वीक है, उसमें विनक्रिस्टीन भी है, प्रेडनिसोलोन भी है, एस्पेराजिनेज भी है, एंड एनाथ्रासाइक्लिन भी है। तो बाद में अगर उसकी कंटिन्यूस फेज पे आते हैं तो उसके बाद एक मेंटेनेंस फेज होती है, जिसमें आप मिथोट्रेक्सेट भी देते हैं, आपके साइक्लोफॉस्फामाइड भी देते हैं। तो ये जहाँ भी हमारे सेंटर हैं वहां पर ही भेज देना चाहिए, इस पे ज्यादा ट्राई नहीं करना चाहिए किसी को भी कि मैं कीमोथेरेपी दे देता हूँ, क्योंकि कीमोथेरेपी के बहुत साइड इफेक्ट हैं। बाल उड़ जाना, हेपेटोमेगेली हो जाना, हेपेटाइटिस हो जाना, बहुत सारे हैं, बोन मैरो डिप्रेशन हो जाना। तो सबसे अच्छा है कि वहां पे सेंटर पे ही भेज देना चाहिए इनको, जितने भी हैं। तो जो बहुत सारी चीजें, बहुत सारे, इसके बाद AML बहुत कम परसेंट में AML पाया जाता है, CML बहुत कम परसेंट में, ज्यादातर अडल्ट डिसीज है, जितनी भी जो क्रॉनिक डिसीज हैं वो अडल्ट में, यानी कि 20 साल के बाद ही पाई जाती हैं। तो मुझे ये लगता है सर, बिकॉज दिस चैप्टर इज सो लॉन्ग, तो बेटर होगा कि जो ALL है उसको जल्दी से जल्दी, अब बस आपका क्लिनिकल नोट और मैसेज इज दैट कि आप लोग जब भी देखें किसी को अगर मैसिव पेलर है, आपके मीडिया स्टर्नम पे अगर पेन आ रहा है, उसको नेजल ब्लीडिंग हो रही है, रिपीटेड पेटेकियल हेमरेज हो रहे हैं, रिपीटेड एकाइमोटिक हो रहे हैं,
जॉइंट्स पेन हो रहे हैं, बच्चा एग्जॉस्ट या थक रहा है, तो बेटर है कि हम लोगों को उस डायग्नोसिस पे भी जाना चाहिए, बजाय कि ये क्रोनिक मलेरिया या कोई और एनीमिया बनाने से थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। थैंक यू सर। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर। अ, ये जो हम यहाँ मेडिकल मैन भले ही हैं, लेकिन ये हमारे लिए भी एक तरीके का ये लेक्चर होता है, एक रिफ्रेशमेंट होता है। बहुत सारे साथी जिस चीज को प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो उसकी जानकारी से वो दूर होते चले जाते हैं। तो आपने बहुत विस्तार से इसके विषय में जानकारी दी, आपका बहुत बहुत सर धन्यवाद। डॉक्टर यादवलाल सर ने हैंड रेज किया है। सर आप आए, अपनी बात रखें सर, आइए। I am a layman as far as these malignancies are concerned, लेकिन लेमेंस को भी कोई मैसेज देना ही चाहिए, कॉमन मैन को भी एक मैसेज देना चाहिए। मैसेज ये है कि अगर बच्चों को या एडल्ट को परसिस्टेंट बोन पेन होता है, तो बोन पेन का कारण है बच्चों के अंदर ग्रोइंग पेन भी हो सकता है कि बच्चे की हड्डी बढ़ रही है तो पेन हो रहा है, या उसे कैल्शियम की, विटामिन डी की कोई कमी है, तो उसके लिए हमें उसका न्यूट्रिशन देखना होगा। और ये सब सप्लीमेंट करते हुए भी अगर पेलर है, वो पीला पड़ रहा है, पीला पड़ा कैंसर का मतलब है एज ए कॉमन मैन की एक सेल बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। एक जो सेल है, मतलब जो भी एक भाई को ज्यादा खून खाना मिल रहा है तो दूसरा भाई सफर कर रहा है, तो बाकी जो सेल्स हैं, एक सेल अगर बढ़ेगा, एक एक आदमी बढ़ेगा एट द कॉस्ट ऑफ द अदर, तो पूरा सिस्टम टूटता हुआ चला जाता है। जैसे कि आप लगा लीजिए कि अगर पंडित ही सारा सब खा रहे हैं तो सब लोग सफर कर रहे हैं। तो अगर परसिस्टेंट आपका फैटीग है, परसिस्टेंट पेलर है, तो एनीमिया, विटामिन डी की डेफिशिएंसी के अलावा भी कॉमन टेस्ट में, जी कॉमन ब्लड का टेस्ट में ब्लड का पैटर्न पता चल जाएगा कि ब्लड के अंदर कितने सेल हैं और उनकी संख्या कितनी है। कोई एक सेल का बहुत ज्यादा बड़ा तो नहीं है और बहुत ज्यादा छोटे तो नहीं है। तो ये पैटर्न सस्पिशन पैदा करता है कि कुछ ना कुछ खराबी है, कहीं पर कोई प्रॉब्लम है। कभी कभी ब्लड का ग्रोथ का सप्रेशन हो जाता है किसी वजह से, स्टेरॉइड वगैरह देने से वो रिवाइव कर जाता है। मैं ये क्वेश्चन इसीलिए कह रहा हूं कि बच्चे को बार बार पेन हो रहा है और पेटिकल हेमरेज, खून के निशान बार बार आ रहे हैं, तो उसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। उसको, या कि छाती पे हाथ लाने से पेन हो रहा है या गिरने से नीला पड़ रहा है, तो उसे डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। घर पर सबसे डिस्प्रिन या पेन किलिंग टैबलेट देने से अगर सिंपल कैंसर भी नहीं होता है, और थ्रोम्बोसाइटिक परप्यूरा, जिसमें कि खून के जो रुकने वाले सेल की कमी हो जाती है, तो बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो जाएगी। सेल्फ मेडिकेशन रामदेव स्टाइल में नहीं करनी चाहिए। ये बात हमें कॉमन आदमियों को बतानी है कि वंस अपॉन ए टाइम एक आध दफा दर्द की गोली ले ली तो सिंपल पैरास्टामोल लें और कम से कम दवाई लें, और अगर ज्यादा दिक्कत है तो कुछ 2-4-5 महीना में डॉक्टर को भी, जो एक्सपर्ट है, उसको सलाह करने में कोई हर्ज नहीं है। और हम लोग आईडीएस में जो है कि हमारा ग्रुप जो डॉक्टर्स का है, सबको तो एक साथ नहीं इलाज कर सकता, लेकिन जो टारगेट आदमी है, जो परसिस्टेंट मेडिकल से सफर कर रहे हैं, उनको ओपिनियन दे सकता है और सही मार्गदर्शन दे सकता है। बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि लोग बाग कहते हैं कि उन्हें जल्दी दिखा दिया जाए, चाहे जल्दी को कोई हाउस सर्जन ही देख ले, जल्दी लाइन में भी ना लगना पड़े। ये उम्मीद के बजाय वो देखें कि उन्हें सही सलाह सही टाइम पर मिल जाए। और हमारी कोशिश रही थी बीच में, हमारे अंदर भी कमी है कि हम किसी
बुद्ध विहार में या इसमें इकट्ठा बैठ नहीं पाए कि हम लोगों से कम्युनिकेशन कर सकें। मिलते रहते हैं हम लोगों से, मिलने में हमारा अपना पैसा भी खर्च होता है, लेकिन उम्मीद ये होती है कि अगर हमारे किसी डॉक्टर कलीग से या संबंध होंगे तो वहां पे हम मरीज को ही भेजकर उसका इलाज करेंगे। तो मैसेज, टेक होम मैसेज यहाँ पर ये है कि परसिस्टेंट पेन, जॉइंट पेन या कोई कहीं हाथ लगाने से कोई पेन हो रहा है तो हमें उसके लिए सस्पिशन करना चाहिए कि परसिस्टेंट पेन का कारण क्या है। कि जो कुछ चीजें होती हैं जो कि समय के अनुसार ठीक हो जाते हैं, 2-3 हफ्ते में ठीक हो जाती हैं। वायरल फीवर है या बॉडी का इन्फेक्शन है, बॉडी अपने आप ठीक करे, नहीं हो रहा है, परसिस्टेंट पेन हो रहा है, तो घर पे वो करने के बजाय एक एक्सपर्ट ओपिनियन ले लें। हम जो आईडीएस का ग्रुप बन रहा है वो हम अब सबको मदद करने के लिए है, एक दूसरे को मदद करने के लिए उसकी हमसे मदद लें। और यहाँ पर जो नॉन मेडिकल जैसे विजय बहादुर जी हैं और बाकी लोग जुड़े हुए हैं, वो खाली नहीं जुड़े हुए हैं, वो हमारी आंखें हैं। हमारे लिए वो कैंप्स का अरेंजमेंट करेंगे, बाकी लोगों को लाएंगे, हम भी आपस में मिलेंगे और एक दूसरे से जनसंपर्क बढ़ाते रहेंगे। उसमें मेडिकल तो फायदा होगा ही होगा, इसके अलावा उसमें हमारा सोशल इंटरेक्शन भी होगा। यही हमारा उद्देश्य है। और हम ये फिर बात दोबारा 1 मिनट अभी भी कहना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ कोई हीरो वर्शिप नहीं है। हम भगवान बुद्ध के हिसाब से ताकि वो आर्गुमेंट में, तर्क में विश्वास करते हैं और एक दूसरे की मदद के लिए कटिबद्ध हैं। जय भीम, नमो। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने साधारण शब्दों में अपनी बात को बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया है और इसकी जरूरत है सर। डॉक्टर केपी सिंह सर हमारे बीच हैं, उन्होंने विषय भी काफी दिए हैं। आए सर, डॉक्टर केपी सिंह सर। सर कोई बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन के बारे में बता दे, 1-2 लाइन में तो अच्छा लगेगा बाकी लोगों के लिए। डॉक्टर केपी सिंह सर को बाप की जगह माँ की जगह बाप ले सकता है, वो माँ की जगह बाप ले नहीं सकता, लोरी दे नहीं सकता, बाप की जगह माँ ले सकती है। ये फ्रेम आई थी दर्द का रिश्ता, उसमें बोन मैरो ट्रांसप्लांट पर हाँ। और मैं समझता हूँ उसमें बच्चे के बारे में सिंह सर ज्यादा बताएंगे। मैं थोड़ा सा प्रोस्टेट के बारे में, ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर पर 2-2 लाइन बोलना चाहता हूँ जो बहुत जरूरी हैं। और उसकी स्पेशली पहले मैं प्रोस्टेट के ऊपर बोलूंगा। प्रोस्टेट के बारे में मैंने थोड़ा सा पढ़ लिया है। तो प्रोस्टेट एक बहुत ही मतलब पुरुष के लिए एक बहुत ही अभिन्न अंग है और वो हमारा समय के साथ एनलार्ज करता है और एक जो वगैरह रिलीज होते हैं उसके साथ वो बढ़ता है। और 50-55 की उम्र में अक्सर कुछ लोगों को ये दिक्कत करता है। हमारे मेडिकल उसमें कि प्रोस्टेट का साइज बढ़ गया, बीपीएच प्रोस्टेट बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया बीपीएच के नाम से काफी मशहूर है, जिसमें कि इसके 3 मुख्यतः जो पार्ट है, पेरिफेरल पार्ट है जो 70% होता है और उसमें कैंसर के भी 70% होने के चांसेस होते हैं। दूसरा हमारा एक जो सेंटर बिल्कुल एक ट्रांजिशन जोन कहलाता है जो बिल्कुल कोर में होता है, वो 5% होता है और उसके कैंसर होने के भी चांसेस 5% ही होते हैं। और 25% जो हमारा भाग है वो सेंट्रल पार्ट होता है, उसके भी कम चांसेस, सबसे लीस्ट चांसेस होते हैं कि जो सेंट्रल पार्ट है उसका कैंसर बहुत कम होता है, वो परेशान नहीं करता है और वो सेफ एरिया भी कहलाता है। और इसका सिंपल टेस्ट है कि इसके लिए रेगुलर हर एक पुरुष को 18 साल। सर आप, हाँ जी सर आवाज बंद हो गई सर। हाँ कोई बात नहीं, फिर शुरू करें सर, जारी रखें।
पीएसए टेस्ट कराना चाहिए हर 10 साल पर, 20 साल पे, 30 साल पे, 40 साल पे, जब भी आपने कराया उसे लास्ट। और 70 साल की उम्र तक ये हमें सभी पुरुषों को कराना चाहिए, क्योंकि ये साइलेंटली कई बार नुकसान करता है और इसका पूरे जो टोटल कैंसर से उसमें तीसरा या चौथा स्थान रखता है अपने आप में। तो ये हमें बहुत ही सेंसिटिव है। जैसे महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर जो बच्चेदानी का मुंह का होता है, तो मैं यहाँ पर उसको पीएसए टेस्ट कराना चाहिए। और एक होता है डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन, DGR, डिजिटल रेक्टल, DRE, डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन की बहुत महत्व है। जबकि इसके अलावा लोग अल्ट्रासाउंड की तरफ भागते हैं, अल्ट्रासाउंड डिटेक्ट नहीं करता है, अल्ट्रासाउंड का इतना सेकेंडरी महत्व है। जबकि एक उंगली डाल करके गुदा के रास्ते जो टेस्ट किया जाता है, उसे कोई भी थोड़े से जिन्होंने हाउस जॉब किया है, थोड़ी सी नॉलेज रखी है, कोई भी है, तो वो आदमी डिजिटल एग्जामिनेशन इज द वन ऑफ द बेस्ट एग्जामिनेशन। बाद बाकी फिर अल्ट्रासाउंड गाइडेड बायोप्सी और सीटी स्कैन, ये फिर और दूसरी चीजें, लेकिन प्राइमरी जो एग्जामिनेशन है दैट इज रिकमेंडेड कि आप उसका पीएसए, और पीएसए में अगर किसी का मोर देन 10 नैनो ग्राम या एमएल, जो भी 10 यूनिट से अगर ज्यादा आता है, तभी उस पे हमें बायोप्सी अगर डिजिटल एग्जामिनेशन में आता है तो ही कराना है। कई बार क्या है कि प्रोस्टेटाइटिस होती है, कुछ और भी चीजें होती हैं, जो हल्के और भी इन्फेक्शन होते हैं, उनमें भी पीएसए का लेवल बढ़ जाता है। तो हमें प्रॉपर जो डॉक्टर इसका ट्रीटमेंट करते हैं उनसे मिलकर डिस्कस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर ये जो मैंने 3 चीजों के नाम लगाए हैं, अक्सर इनमें इग्नोरेंस हो जाती है। तो और किसी भी तरह की आपको डिफिकल्टी है तो प्रॉपर रेक्टल एग्जामिनेशन करा करके, गुदा द्वार से एग्जामिनेशन करा करके ही आगे बढ़े। दूसरा, मैं ब्रेस्ट के बारे में थोड़ा सा ही टाइम लूंगा। ब्रेस्ट का भी सेम है कि उसमें मेमोग्राफी एक टेस्ट है, वो काफी मशहूर है, और मैंने मेदांता में काफी, क्योंकि मैं कार्डियोलॉजी के साथ साथ हमारे साथ बहन जाती थी, तो हम उसमें। हाँ सर, मैं डॉक्टर बोल रहा हूँ, मेरे को थोड़ी देर और बोलने दिया जाए। तो मेमोग्राफी टेस्ट होता है, तो वो भी महिलाओं को हर 5 या 10 साल के इंटरवल से, स्पेशली उन लोगों को जिनके परिवार में या उनके किसी खानदान में, फैमिली ट्री में अगर किसी को ब्रेस्ट का या बच्चेदानी का मुख का कैंसर हुआ है, तो उनको ये जरूर कराना चाहिए। और इसमें यही है कि अर्ली चीजें जो अभी सर ने बताई थी, कि अगर उनको अभी डॉक्टर यादुलाल सर बता रहे थे उससे पहले भी, कि इनको हल्के में ना लें। तो ये सब चीजें हैं जो हमारे अडल्ट लोगों को लेट एज में कई बार परेशान करती हैं। ब्रेस्ट कैंसर में मेमोग्राफी में अगर एक इतना अर्ली डिटेक्शन हो सकता है कि एक आपके चावल के दाने के बराबर अगर ब्रेस्ट के अंदर कोई ट्यूमर डेवलप कर रहा है, और वो बड़े स्लोली करता है, इससे पहले उसे ब्रेस्ट माउस के नाम से भी बोला जाता है, वो परेशान नहीं कर सकता। इस पर डॉक्टर सीवी सिंह प्रकाश डाल चुके हैं एडिनोमायोसिस, उसे ब्रेस्ट माउस भी बोलते हैं, वो परेशान करता है, पर दिक्कत मतलब कैंसर नहीं होता है। तो इस पर मैं इतना ही बोलना चाहूंगा कि अर्ली प्रिवेंशन, अर्ली डिटेक्शन, अर्ली प्रिवेंशन पॉसिबल है, तो घबराने की कोई बात नहीं है। तीसरा, बच्चेदानी का मुख का कैंसर है, उसके लिए पैप स्मीयर के नाम से टेस्ट होता है, और आजकल कोल्पोस्कोपी, और मैं आजकल देखता हूँ फेसबुक पर आजकल पोर्टेबल कोल्पोस्कोपी का भी काफी वो एड आ रहे हैं। तो हमारे किसी को किसी तरह की दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी हमें ये पीरियोडिक चेकअप में आजकल आते हैं, और हमें हेल्दी रहने के लिए ही डॉक्टर के पास आना चाहिए। तो डॉक्टर भी मुस्कुरा के स्वागत करता है, सभी लोग स्वागत करते हैं। हेल्दी आएंगे तो आप हेल्दी वापस जल्दी जाएंगे, सिक होके आएंगे तो उसमें ट्रीटमेंट के बाद आपको परेशानी हो सकती है। सो ये हमारा पोर्टल के तो मेरे को बोलने का मौका मिला है, तो मैं यही कहूंगा कि जो भी, चाहे डॉक्टर हो चाहे बिना डॉक्टर हो, ये कोई नहीं सोचा कि मेरे को बीमारी नहीं होगी। बीमारी के लिए कोई बॉर्डर लाइन नहीं है, चाहे डॉक्टर है चाहे बिना डॉक्टर है, सभी की सेहत मतलब रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता है, ऐसी सिचुएशन है। इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है हेल्दी होने का, कि आप हेल्दी रहना चाहते हैं तो जब आप हेल्दी हैं, टाइम टू टाइम आप अपने सभी सिस्टम्स को, हमारी बॉडी के करीब 9-10 सिस्टम बनते हैं, आंखें हैं, बाल
हैं, दांत हैं, नाक हैं, कान हैं, फेफड़े हैं, हार्ट है, अंतड़ियां हैं, पैंक्रियाज है, किडनी है। तो सारे सिस्टम और हमारी हड्डी पसलियां, जैसे हड्डी पसली तोड़ने के, दांत तोड़ने के लोग बोलते हैं, कहावत में आते हैं, तो हमें इन सबको मजबूत रखना है बीमारियों से लड़ने के लिए, एनवायरमेंट से लड़ने के लिए, सभी चीज से। जय भीम, जय भारत। आपने मेरे को समय दिया, उसके लिए धन्यवाद। बहुत सुंदर सर। डॉक्टर यादूलाल सर, अपनी बात अब कह दें सर। बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन के बारे में सर कहना चाहते थे कुछ। सर इसके बारे में मुझे नहीं पता, लेकिन इतना है कि जो ब्लड सेल बनना बंद हो जाते हैं तो उसमें मदर का, वो जो बात कर रहे थे केपी सिंह जी, मदर के जो ग्रोइंग एंड है जहां से कि सेल बन रहे हैं, वो टुकड़ा लेके या मदर का किसी भी का बच्चे के अंदर ट्रांसप्लांट किया जा सकता है और वहां से वो सेल बनना शुरू होते हैं। और अभी तो ये सफदरजंग में भी इसका एक डिपार्टमेंट खुल गया है, तो इसलिए बहुत ज्यादा घबराने की बात नहीं है। सरकारी अस्पताल में भी बोन मैरो ट्रांसप्लांट का डिपार्टमेंट है। इसके अलावा, बैस के अलावा, आदमियों के अंदर ब्रोंकस का, जैसे फेफड़े की नलिका या गले का कैंसर भी होता है, बहुत ज्यादा परसिस्टेंट। अगर आवाज बंद हो रही है कुछ है तो उसके लिए हमें देखना चाहिए। लोग कहते हैं कि स्वेलिंग, अगर कोई भी स्वेलिंग है, कोई भी जो परसिस्टेंट वो है, उसके लिए हमें देखना चाहिए। और हमें अपना जो विपक्षना हमें सिखाती है कि हमें अपने पूरे शरीर का, उनों की बिहेवियर का या कोई अंग का कि आकार बड़ा हो रहा है या कम हो रहा है, इसका पुनर्वलोकन करके उसके बाद कोई भी सिम्टम है या कोई भी लक्षण है, अगर हमें एबनॉर्मल लग रहे हैं तो हमें डॉक्टर से सलाह ले लेनी चाहिए। भाई यही है। और मैं हड्डी में ये कह सकता हूँ कि जैसे कि ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन या एनीमिया साइलेंट किलर है, उसी तरह से हड्डी का कमजोर होना भी साइलेंट किलर है। और हड्डी अगर टूट जाएगी तो उसके बाद पूरा सिस्टम खराब हो जाएगा, और सिस्टम खराब होने के बाद दिक्कत हो जाती है। इसीलिए हमें चाहिए कि एक दूसरे से मिलते रहें, मिलने जुलने के साथ साथ चलते रहें। चलने से आपका हार्ट, लंग, बोन्स, मसल्स और दिमाग सब ठीक रहेगा। आधुनिकता के दौर में इंटरनेट के ऊपर ना बैठ के पैदल चलना शुरू करें। 5 दिन तक लोग, जो केपी सिंह जी हैं कि 4-5 किलोमीटर पर डे 5 डेज के लिए, ऐसा कुछ करके हमें चलना चाहिए। और इस चलने के लिए कोई वो कारण भी चाहिए। एक दूसरे से मिलते जुलते रहें, पार्कों में मिलें या घर पे मिलें, चाय पे मिलें तो, या पानी पे मिलें, तो मिलते रहें एक दूसरे से, अच्छा रहेगा। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर। सर ने विपश्यना का नाम लिया। मैं चूंकि विपश्यना का काफी अभ्यास करता हूँ और पिछले 25 वर्षों से मैं निरंतर अभ्यास कर रहा हूँ। ये जो मन की जो पवित्रता है, ये इसका व्यवहारिक प्रदर्शन करना, ये हमारे खुद के लिए बहुत कल्याणकारी है। हम एक दूसरे से मिलें, एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे के बारे में अच्छा सोचें, वक्त पड़ने पर हम एक दूसरे के काम आए, तथा विचारों का आदान प्रदान करने में तनिक भी संकोच ना करें। अगर कहीं पर कोई स्थिति तनावपूर्ण भी है तो उसमें भी स्पष्ट मत रखने में तनिक भी संदेह ना करें। बड़े भाई साहब हैं, इज्जत की वजह से उन्हें कोई कठोर सलाह देने से कभी ना चुके, भले ही वो बुरा माने। लेकिन अगर कोई कठोर, कड़वी और लाभकारी सलाह अपने किसी छोटे भाई को अथवा बड़े भाई को या परिवार के किसी सदस्य को देनी भी पड़े तो उसको देने में बिल्कुल भी हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। मन के अंदर अनंत करुणा और अनंत मैत्री का भाव
जितना अधिक से अधिक होगा, ये हमारा जीवन मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से उतना ही स्वस्थ होगा। जब तक हम स्वयं मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं हैं, हम दूसरे का भला कैसे कर पाएंगे? ये बात प्रति क्षण हमारे मन और मस्तिष्क में हमेशा गूंजती रहनी चाहिए। हम अपने ध्यान रखें तथा दूसरों का ध्यान रखने में मदद करें, यही एक सुखी जीवन का संदेश है। मैं आदरणीय यादूलाल सर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। वो वरिष्ठतम है हमारे बीच में, और इस एज में भी जिस प्रकार से ऊर्जा के साथ हमारा मार्गदर्शन करते हैं, उसके लिए सर हम आपके हमेशा आभारी रहेंगे। बहन नारी शक्ति से हैंड रेज किया है। आए बहन, अपनी बात रखें। सभी को जी बहन जी, आइए। सर, मैं ये पूछना चाहती थी, मैंने कई बार ना ऐसे देखा है कि हाथ में या पैर में, और इवन एक दो बच्चों को मैंने यहाँ देखा है आईब्रो के आसपास एक मास्क का ना ऐसे कुछ वो बन जाता है, गांठ टाइप से ना, और वो धीरे 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 बढ़ती रहती है। और जैसे कि मेरे हस्बैंड के भी है, लेकिन जब डॉक्टर को दिखाया, तो जैसे अभी हम सफदरजंग बच्चे को भी लेकर गई थी मेरे को, तो उन्होंने कहा था कि हस्बैंड को भी ऐसे बोला, एक दो और केस देखे कि अगर कोई दिक्कत नहीं है, दबाने से दर्द नहीं होता है या कोई ऐसी वो नहीं है तो छोड़ दो, कोई जरूरी नहीं है। तो थोड़ा सा मैं उसके बारे में जानना चाहती थी कि वो क्या है इस तरह से। बहन जी, मैं तो आपकी जो समस्या है, अगर कोई हमारे चिकित्सक बंधु समझ पाए हो तो कृपया जवाब दें। मैं अभी नहीं समझ पाया बहन जी। किस अंग की तकलीफ है, क्या तकलीफ है? थोड़ा दोबारा वो आवाज आपकी नहीं आ रही थी सुनीता जी, आपकी अच्छा आवाज सर, नहीं आ रही। सर जैसे मास्क का सा ना वो बन जाता है हाथ में या पैर में, किसी भी जगह गांठ जैसे बन जाती है वो। अरे वो तो पूरे शरीर में कभी कभी होती है, छोटी छोटी गांठें। नहीं सर, वो बढ़ सर, भी जाती है, बढ़ भी जाती है, न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस तो फूला। नहीं है? हाँ, लाइपोमा तो नहीं है? या न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस देखा है? हाँ। तो क्या वो तो इसका रूप नहीं लेती ना, जैसे हस्बैंड के हैं मेरे यहाँ पर ऐसे ना, तो उसमें देखिए बहन जी, मैं बीच में बोल रहा हूँ, आप आकर के या तो आप मेरे को दिखाएं या डॉक्टर SN गौतम, हम दोनों पास पास में रहते हैं, आपके जी पास जी हम जी जी हैं, क्योंकि बिना देखे, बिना जांचे, बिना परखे कुछ जी भी कहना, या फिर किसी डॉक्टर ने देखा है तो उसका प्रेस्क्रिप्शन आप प्रोवाइड करें, तो लोग उस पर यहाँ ठीक विचार है। करने के लिए तैयार हैं। आप सबसे जी जी परिचित हैं, जी इंडिविजुअली भी जी आप दिखा सकती हैं और ग्रुप में भी शेयर कर दें, तो भी कोई ठीक है। दिक्कत नहीं। आप हमारी बहन हैं, आप हमारे घर के सदस्य की तरह हैं। जी 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 ठीक है सर, ठीक है। मेडिको लीगली बिना देखे हुए सलाह देना एक क्राइम है। जी सर, ठीक है सर, मैं थैंक यू। एक्चुअली मैं डॉक्टर यादूलाल सर को और KP सिंह सर से पूरी तरह सहमत हूँ, लेकिन यहाँ पर सर ये हमारा जो काम है मेन, ये जन जागरण का है सर। अवेयरनेस का काम हम करने की कोशिश कर रहे हैं, और वही हम अपना अनुभव शेयर करते हैं जो हम प्रैक्टिकल लाइफ में देखते हैं। ये कोई ट्रीटमेंट का पार्ट नहीं है सर, ये सिर्फ जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों को तक पहुंचे, इसका हमारा उद्देश्य होता है। तो बहन, आपसे जो बात कही गई है, या तो आप अपने पेपर्स ग्रुप में डाल दें या व्यक्तिगत रूप से व्हाट्सएप पर भेज दें जो पेपर्स आपके पास है, या आप व्यक्तिगत रूप से डॉक्टर SN गौतम साहब हैं या डॉक्टर KP सिंह सर हैं, उनके यहाँ आपको जाना चाहिए, और ये जो मदद अगर हो सकती है तो उसको लेना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर यादूलाल सर, डॉक्टर KP सिंह। आप जो भी किसी को आप उसे उसकी फोटो खींच लीजिए
जी। और उसको वीडियो कॉल से मेरे को आप किसी भी टाइम, एनी टाइम, जब भी कभी वो रिकरेंस होता है, आपके हस्बैंड है, वीडियो कॉल कराइए, हम कुछ समझते, देन वी विल ट्राई टू हेल्प यू एज ए फैमिली पर्सन। जी सर। जी 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 नहीं ठीक है सर, आ जाएंगे, हम आ जाएंगे, थैंक यू। हाँ हाँ, अभी बहुत तो बताना, मैं गुजरात में हूँ, 21-22 तारीख से लेकर के 1 हफ्ते के लिए मैं दिल्ली आ रहा हूँ। तब सभी का मोस्ट वेलकम है, जितने जिस किसी को दिखाना हो, फ्री कंसल्टेशन जितनी करनी हो, मोस्ट वेलकम। जी, बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर सर। सर तो एक बात, और सर डॉक्टर यादुलाल सर सर एक और कुछ बात, कहना चाहते हैं? मैं ये कहता हूँ सर, persistent irritation will lead to कैंसर और एनी अदर एबनॉर्मलिटी। इसीलिए तनाव रहित जीवन व्यतीत करें, भगवान बुद्ध का मार्ग, विपक्षना का मार्ग अपनाएं। मैं अपने सर को धन्यवाद देते हुए और ये कहते हुए कि मैं लगभग 25 वर्षों से मैं विपश्यना का अभ्यास करता हूं और मैं निरंतर अपने भाई बहनों से निवेदन करता हूं कि आप हमें अपने जीवन के 10 दिन दान के दे दीजिए। मैं व्यक्तिगत रूप से भी आप सभी से हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि अपने जीवन के 10 दिन हमें दान दे दीजिए। एक शिविर 10 दिन का मेरे हर भाई को, हर बहन को करना ही चाहिए, क्योंकि बिना उस शिविर का प्रैक्टिकल अनुभव किए उसकी सही जानकारी आपको नहीं हो पाएगी। हालांकि मैं एक ये भी कहता हूं कि जो साथी, जो भाई बहन अपना जीवन करुणा और मैत्री के साथ जीते हैं, ये उनका जेनेटिक इनहेरिटेंस होता है। माता पिता से जो उन्होंने सीखा है, सबको प्यार करना, परिवार के साथ कुनबे में रहना, सबकी मदद करना, तो ऐसे कुछ लोग वो भी हो सकते हैं जो भले ही 10 दिन के विपश्यना के शिविर में ना गए हों, लेकिन उनके मन में हमेशा दूसरों के लिए कल्याणकारी चित्त बना रहता है, बेहद प्यार करने का मन बना रहता है, हमेशा मदद करने में लगे रहते हैं, अपना भी कल्याण साधते हैं और दूसरों का भी कल्याण करने में प्रतिक्षण लगे रहते हैं। ऐसे जीवन जो हैं वो जेनेटिकली विपश्ची होते हैं। तो लेकिन अगर विपश्यना का 10 दिन का शिविर आप कर लेंगे तो उससे आपको और अतिरिक्त लाभ भी मिलेगा। मैं स्वयं इसका एक गवाह हूं। ये मैं आपसे हाँ, डॉक्टर सीबी सिंह सर ने न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस में भी, जी सर, मैं हमने बहुत केसेस सर इसके न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस के देखे हैं, जो बहन जी का शायद संकेत है, लेकिन अब तो क्योंकि बात हो गई है, डॉक्टर केपी सिंह सर से मुलाकात वो जरूर करेंगे। तो अब मैं यादुलाल सर, आप फिर कुछ कहना चाहते हैं क्या? तो ये था कि न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस में अगर उसे बिना, जब आपको तंग नहीं कर रही है और उसे छेड़ दिया तो कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसीलिए हमें किसी भी चीज को सोच समझकर छेड़ना चाहिए। बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर सर। तो अब विजय बौद्ध सर हमारे बीच में हैं, उन्होंने हैंड रेज किया है। आज चिकित्सक विशेष है सर, आप आए, अपनी बात रखें सर। विजय बौद्ध सर, माइक खोलें सर, माइक बंद है आपका। जी, समस्त प्रभु साथियों को, बहनों को नमो बुद्धाय, जय भीम। और आज मैं अभी घर पे नहीं पहुंचा हूँ, रास्ते में ही हूँ। जो है कंपेनिंग का अभियान भी चल रहा था और आज हमारे साथ जो है मेरे मिशनरी पिताजी जो है, मैं उनके पास चर्चा करने के लिए आया था भी कैसे काम को आगे बढ़ाएं। बाबूजी जो है निरंजन पवार जी हैं और रेलवे से रिटायर्ड हैं और हमारे नरेला क्षेत्र में जो है पूरे में जो है बड़ी गतिविधियां चला रहे हैं और अम्बेडकर भवन को नई दिशा देने का काम कर रहे हैं। पहले तो मैं चाहूंगा कि भी निरंजन बाबू जी आप बात रखें। जो आइए आइए सर, आपका स्वागत है सर। सभी को जय भीम।
जय भीम सर। जय भीम। बस मैं तो बात तो कुछ इतनी नहीं कर पाऊंगा, पहली बार ही जुड़ा हूं, ये विजय बहुत ही है, वो है आगे करते रहते हैं मुझे। जी बाबूजी जब रेलवे से रिटायर्ड हुए हैं तो काफी जो है प्रोग्रेसिव काम कर रहे हैं। और हमारे यहाँ एक अम्बेडकर भवन है जिसको नई दिशा देने का काम जो है ना बाबूजी बड़े बेखूबी निभा रहे हैं। और सबसे पहले जो है मैं केपी सिंह सर से माफी मांग लूं। केपी सिंह सर जो है पिछले दो दिन से जो है मुझे फोन कर रहे हैं और मेरे दोनों पांव सिर पे मैं भाग ही रहा हूँ, केपी सर को आश्वासन कह रहा हूँ। उस दिन सैटरडे को सर ने फोन किया, उस दिन पार्टी कार्यालय में इंटरव्यू चल रहे थे जो है। तो उस दिन वो इंटरव्यू जो है शाम को 6 बजे करीब खत्म हुए। और 6 बजे के बाद हम लोग जो है एक बड़ी, दिल्ली में जैसे अपना आईडिया इंडिया में आईडीएस है वैसे ही जो है एक डायमंड ग्रुप है दिल्ली के लोग जो है, जो काफी बिजनेसमैन लोग हैं। जैसे बिट्टू टिक्की वाला है और बर्फी वाला है, एक बर्फी वाला भी नया आया है मार्केट में जो है। ऐसे काफी बिजनेसमैन हैं और उन लोगों ने मीटिंग रखी थी दरअसल जो है उस दिन। और वो मीटिंग जो है डॉक्टर साहब रात को 1:30 बजे तक चली। तो मेरी हिम्मत नहीं हो पाई कि मैं डॉक्टर केपी सिंह सर को जो है मैं जय भी बोल के जो है ना रात को जगा दूं और फिर मुझे सोने को मिले। इस ग्रुप का कोई भी आदमी रात को 2 बजे 3 बजे कभी भी जगा सकता है, नो प्रॉब्लम। ठीक है सर, आगे मैं ध्यान रखूंगा। और दिन में ज्यादा अच्छा रहता है कि भी हम लोग थोड़ा सा जो है ना। तो अभी तक ये है कि भी आप सभी साथियों को मैंने उस दिन बताया कि भी हम लोग सुरजीत भवन में मिले थे। तो सुरजीत भवन में काफी लोगों के जो है थोड़े से मायूस करने वाले भी विचार थे। और कुछ लोग जो है मुझे लगता है कुछ लोग खुद ही अपने जीवन में जो है ना अपसेट चल रहे थे जो है। वो तरह तरह की धार्मिक बातें कर रहे थे। लेकिन मुझे उनसे सीखने को मिलता है कि भी वो, मुझे लगता है कि भी ठीक है, मैंने दाढ़ी तो सफेद कर ली जैसे तैसे जो है, लेकिन एक्सपीरियंस कम है और मुझे ऐसे लोगों का भी एक्सपीरियंस लेने की जरूरत है। तो मैंने उसी दिन ये सोचा कि भी विजय बोध जो है ना, दूसरे तो लोग बाद में विरोध करेंगे, पहले अपने ही लोग विरोध करेंगे। तो कई साथी कह रहे थे कि भी अगर आप नहीं जीत पाते हैं तो आप जो है ना उदित राज को समर्थन कर दो। उदित राज जो है पहले बीजेपी में था, अब यहाँ है। तो कांग्रेस ने तो 70 साल के लिए हम लोग जो पोल्ट्री फार्म बना दिया हमारा जीवन, जैसे मुर्गी के बच्चे होते हैं वो उसमें रखते हैं, चुनाव के समय में 4 मुर्गी के बच्चों को जो ना दाना खिलाते हैं और वो हमारे बीच में जो है ना वो घुसपैठ करने का काम करते हैं। तो अभी तक तो ये है कि काफी पॉजिटिव हो चुका है। और कम से कम 5 विधानसभाओं में जो सामाजिक संगठन है मैं उनसे टच में हूँ। और आज मेरी नानक जी से जी भी बातचीत हुई थी। और 17 तारीख की मीटिंग के लिए जो है दरअसल वहां हम जहां बौद्ध विहार में मीटिंग रखना चाहते थे जो है, वो बौद्ध विहार बनते जी तो हमारे बीच में रहे नहीं, बनते धम्मवीरियो जी। और उस पे जो है ना मुझे लगता है कि भी आने वाले समय में जो है आरएसएस का कब्जा हो जाएगा। मैंने मंगोलपुरी के लोगों से बातचीत की थी तो उन्होंने कहा कि विजय बोध जी वो जो है ना वो देते नहीं है मीटिंग के लिए। तो फिर मैंने डॉक्टर नथी सिंह ने, आज मैं रास्ते में ही था ट्रैफिक में, फिर भी हम लोगों ने बात कर रखी जो है कि हम सुल्तानपुरी जो है माँ कनिष्क बुद्ध विहार है पुलिस स्टेशन के साथ में जो है वहां पर हम लोग मीटिंग रख सकते हैं और अपनी बात को जो है ना अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं जो है। तो नथी सिंह जी ने कहा कि भी हम लोग जो है सुबह 8 से 12 मतलब 8 बजे जो है वहां धम्म पूजा का प्रोग्राम होता है। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि वहां पॉसिबल होता है तो फिर मैंने निवेदन किया डॉक्टर साहब मैं भी आज रात में बात करूंगा। और अभी संतराम जी का फोन आया था 17 तारीख की मीटिंग के लिए जो कि अभी हम लोग जो है वहां मीटिंग करने, मैं बात करूंगा उससे जो है और मैं बता पाऊंगा। अभी तक ये गतिविधियां थी डॉक्टर साहब जो। जी बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर। जी आप आगे बढ़ें
हम सभी की मंगल कामना है, सभी का सहयोग आपके लिए है। आदरणीय विजय बहादुर जी लखनऊ से हैं सर, आप आए अपनी बात रखें सर। विजय बहादुर सर। विजय बहादुर सर, समय हो गया है सर, समय का थोड़ा ध्यान रखें। डॉक्टर धनोज जी आ जाएं सर। डॉक्टर धनोज कुमार जी बिहार के हमारे क्रांतिकारी भाई हैं, बहुत ऊर्जावान हैं, बिहार स्टेट का हमारा एक कुशल प्रतिनिधित्व भी करते हैं। डॉक्टर धनोज कुमार सर। दोनों भाइयों ने हैंड रेज किया हुआ, दोनों भाई मेरी बात या तो उन तक पहुंच नहीं रही है या वो माइक अपना नहीं खोल पा रहे हैं। विजय बहादुर सर, डॉक्टर धनोज कुमार सर। थैंक यू सर। जी सर, धनोज सर का तो माइक कुछ नजर आया। थैंक यू। आइए सर, आइए सर। या थैंक यू वेरी मच। एट फर्स्ट, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान। जी, जय भीम। जय साहू जी महाराज। On the basis of basic information, I can say that it is a very good lesson based on what all the respected doctors said regarding the disease and treatment. So I am very happy. मैं आप लोग को सुन रहा था जी, मैं सुन रहा था आप लोग को, और ये बेसिक जो नॉलेज जैसे सर बोल रहे थे अबाउट प्रोस्टेट, PSA, ये तमाम डिजीज पर हम लोग भी काम करते हैं जब कोई डॉक्टर, क्योंकि हमारा एक शो चलता है जिसको मैं होस्ट भी करता हूं, ऑन योर डॉक्टर। अभी चूंकि मैं चुनाव में व्यस्त हूं, इसलिए हो सकता है आफ्टर इलेक्शन मैं डॉक्टर सबको परेशान करूंगा। उस टाइम मेरे तीखे तीखे सवाल होते हैं सर, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, 1.5 से 2 मिनट में लूंगा। मेरे तीखे तीखे सवाल होते हैं कि जो खासतौर पर डायग्नोस्टिक को लेके, कि सपोज कीजिए मुझे सर्दी हुई, ना बारिश ना बूंदे ना गर्मी, और मैं पानी पीते ही सर्दी हो गई। बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो बेसिक, जैसे भी बोल रहे थे हमारे सीनियर डॉक्टर, कि बिना प्रिस्क्रिप्शन के कुछ बोलना नहीं चाहिए, कानूनन होता है। क्योंकि शो की बात शो में करेंगे, लेकिन रियली आज आप लोग को सुनकर जिस तरह आपने बता रहे थे, हमारे ग्रुप में सभी लोग अपने फैमिली को इस तरह की बातें बता सकते हैं कि कितना प्रिकॉशन ले सकता है जो अबाउट डिजीज को कितना हम दूर रह सके। जैसे विपासना, मैं खुद एक एक्सरसाइज पर्सन हूं, मैं जो ब्लैक बेल्ट में, मैं उसमें कराटे में ब्लैक बेल्ट और हूं, मैं ब्लैक बेल्ट होल्डर भी हूं मैं, सितोयो स्टाइल में, जो जापान से 5-7 साल मैंने मेहनत करी है जी। लेकिन चूंकि मुझे पत्रकार के नाते अकेले चलना होता है, तो 10-20 गुंडे अगर लग भी जाए तो मैं उसे पिट पाट के बराबर कर सकता हूँ। यह सोचकर मैंने जूडो कराटे सीखा था। और अभी मैं निःशुल्क बच्चों को संडे सैटरडे को क्लासेज भी देता हूँ। लेकिन मैं स्वास्थ्य के प्रति चिंतित रहता हूँ। जैसे जैसे हमारा एज बढ़ता है, वैसे वैसे हमारा फूड, हमारा मेडिसिन, ये सब आधारहीन हो जाता है। तो उसके लिए एक ही रास्ता है जो आपने बताया, हुआ विपासना। कहने का मतलब योग, एक्सरसाइज, एक्टिविटीज। चाहे आप म्यूजिक से जुड़ जाइए, डांस से जुड़ जाइए, चाहे आपको शर्म लगता है तो आप सर मतलब जैसे आंगन में ही अपने फैमिली के अंदर आप एक आर्टिस्ट बन जाइए। और आजकल रील का जमाना चला है कि वाइफ हस्बैंड बच्चे सभी मिलकर कुदकते हैं जस्ट लाइक मंकी। क्योंकि कहते हैं ना, बंदर कभी बुढ़ा नहीं होता। उसके पीछे रीजन यही है, क्योंकि हम लोग वो इतने छलांग मारते हैं ना सर, इतना एक्टिव रहते हो, इस डाल से उस डाल, उस जमीन से उस जमीन, उस छत से उस छत। इसलिए हमारे बुजुर्ग ने भी कहा, और एजुकेशनिस्ट जितने भी हैं, ऑल आर सेड अबाउट मंकी, कि आदमी को बंदर की तरह कुदकते फुदकते रहना चाहिए, एक्टिव रहना चाहिए। अपने घर में थारी बर्तन भी मांजना चाहिए,
वाइफ को भी मदद करनी चाहिए। किचन भी एक तरह से एक्सरसाइज होता है। अगर आप आटा गूंदते हैं तो आपका जो अपर बॉडी है वो आपका एक्सरसाइज होता है, और आपकी वाइफ भी खुश रहती है कि मेरा जो मियाँ है, मेरा जो हस्बैंड है मुझे हेल्प करता है। वो अपने भी फ्रेंड को किटी पार्टी में बताता है कि मेरा जो डॉक्टर हस्बैंड है वो सिर्फ क्लिनिक में ही काम नहीं करते, हमारे किचन में भी करते हैं। लेकिन आप पर्पज रखिए कि किचन में अगर आप काम करते हैं तो जस्ट लाइक एक्सरसाइज, आप अपने माइंड में ये सोचिए कि मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ। यानी कहने का मतलब मेरा जो आप समझ गए भावार्थ कि हर हमेशा एक्टिव रखिए जी, अपने आप को एक्टिव रखिए। आपके घर में जो छोटे छोटे बच्चे जो दादा बन गए हैं वो पोता को गोद में खिलाइए, क्योंकि आपके पोता जब आपके हैंड को लेके नीचे जाएगा, आप अपने आप को उसको अपर हैंड को ऊपर करेंगे तो वो भी एक एक्सरसाइज हो जाता है, क्योंकि पोता नीचे खींचेगा और दादा ऊपर खींचेगा तो वो भी एक्सरसाइज हो जाता है। तो जी मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा सर, बस 30 सेकंड में मैं कंक्लूड कर देता हूं कि हम लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें, सशक्त रहें, एक्टिविटी में लीन रहें, किसी न किसी फील्ड से जुड़े रहें। जैसे बाबा साहब अम्बेडकर कई सब्जेक्ट से पीएचडी थे, बैरिस्टर थे, वो इसलिए इतने पढ़े, जो मैं शोध कर रहा हूं अभी उनपे, कि वो अपने आप को फिट रखते थे माइंड, क्योंकि एक हमारे कहते हैं ना कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ माइंड रहता ही रहता, दिमाग। जब तक मेरा स्वस्थ शरीर नहीं रहेगा ना तो उसमें स्वस्थ माइंड नहीं रहेगा। जैसे मैं फॉर एग्जांपल मैं अपना ही दूं आपको कि मैं इतना काम करता हूं, कई क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूं, तो मुझे लगता है कि वो मेरे बॉडी को भी एक्टिव रखता है। अगर मैं आलस करता हूं सर, तो वो कहते हैं ना कि आलस जो है सबसे बड़ा शत्रु होता है। तो 24 आवर्स बहुत सारे लोग हैं सोते ही रह जाते हैं। जैसे डॉक्टर कहते हैं कि पूरी नींद लो, क्योंकि वो आप लोग डॉक्टर हैं, अपने पेशेंट से कहते हैं कि नींद लिया करो पूरा। तो बहुत सारे पेशेंट है वो 12-12 घंटा सोए रह जाता है, 14-14 घंटा सोए रह जाता है। वो भी एक तरह से बीमारी को ही बढ़ावा दे रहा है। सोने का भी टाइम इक्वल होना चाहिए, जगने का भी टाइम इक्वल होना चाहिए, काम करने का भी टाइम इक्वल होना चाहिए, यानी एक्टिविटी से ओत प्रोत रहना चाहिए, तब जाके हम और आप फिट रहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल जो हमारे बुजुर्ग इसमें बहुत सारे हैं जो फिट रखते हैं, और आप भी डॉक्टर साहब विपासना जाकर आप फिट रखते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा घर जो है ना, माय होम इज अ सेंटर ऑफ विपासना। अगर आप देखेंगे घर में झाड़ू लगाना, अपने चाइल्डहुड को आप याद करिए, स्कूल में एक्सरसाइज कराते थे, प्रे कराते थे, चाहे वो प्रे हमारे महात्मा बुद्ध को लेकर हो या किसी अदर जो ग्रेट पर्सन उनको लेकर हो, तो वहां भी हम लोग 20 मिनट हाथ जोड़कर खड़े होते थे, फिर एक्सरसाइज करते थे, तो बॉडी हमारा इंप्रूव करता था, माने स्ट्रांग होता था, मजबूत होता था। तो इसलिए हमारा घर भी एक तरह से विपासना का सेंटर है। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज अपनी वाणी को विराम दूंगा, क्योंकि जो डॉक्टर साहब बोल रहे थे जैसे पीएसए, ये सब मुझे तो थोड़ा बहुत नॉलेज है इसके विषय में, बट मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, कहूँ ज्यादा हो जाएगा अगर मैं इसमें बोलना चाहूँ। बहुत सुंदर सर, थैंक यू वेरी मच। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय साहू जी महाराज। थैंक यू सर वक्त देने के लिए। आपके आज जो ये जो शब्द सुनने को मिले हैं जी, इसमें जो आपने जो मंकी शब्द का प्रयोग किया है, जी जी, मैं समझता हूं कि अगर हम उसके महत्व को समझ जाए और उसके जैसी उछल कूद जीवन में शुरू कर दें, तो मैं ये पूरे विश्वास के साथ कहता हूं, हमारे बड़े भाई आरएल सिंह साहब की मैंने मुस्कान को देख लिया है। हम सभी वाकई ही ये बहुत आवश्यक है, ये उछल कूद, ये योग, ये शरीर की एक्सरसाइज, ये हमारे जीवन में बहुत आवश्यक है। जो लोग ये एक्सरसाइज नियमित रूप से नहीं करते हैं तो ये शरीर उनका साथ नहीं देता है। चाहे हम कम से कम एक्सरसाइज करें, लेकिन एक्सरसाइज करना और 1 से 2 जुड़ना, 2 से 4 जुड़ना, घर में भी पूरे वातावरण को उस दौर से गुजारना, मैं स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं कि घर की सामूहिक जो एक्टिविटी होती है उसमें बढ़ चढ़ के भाग लेना, ये हमारे सुखद जीवन की ओर एक अच्छा संकेत है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। 5 सेकंड और डॉक्टर सीवी सर ने लिखा, बोले सर 5 सेकंड, डॉक्टर सीवी सर ने लिखा है
कि बाबा साहब को डायबिटीज हो गया था। तो देखिए बाबा साहब सब कुछ थे, एक्टिविटी थे बहुत बढ़िया, सर इसका लेकिन मैं उनको जवाब दे दूंगा। सर हम जैसे दलितों की उसको ज्यादा चिंता थी कि हम जैसे दलित जो इस पृथ्वी पर आएंगे तो वो कैसे सरवाइव करेंगे। उसी चिंता के वजह से हमारे बाबा साहब को डायबिटीज थोड़ा सफर हो गया। इट्स माय थिंकिंग सर। आपने वैसे मेरी बात का मेरी जैसा जवाब दे दिया है। कभी कभी क्या होता है कि हमारा जो प्रेशर होता है वो कई गुना ज्यादा होता है, और जो प्रेशर को काउंटर करने का जो मैकेनिज्म होता है वो हमारा कम पड़ जाता है। तो बाबा साहब बहुत अनुशासन प्रिय थे, वो शारीरिक रूप से बहुत स्वस्थ थे। हमने बाबा साहब को पहलवानी करते हुए उनके कुछ फोटो को देखा है। तो बाबा साहब शरीर से बहुत मजबूत थे, लेकिन बाबा साहब पर जितना काम का प्रेशर था, जितना वो जिम्मेदारियों से दबे हुए थे, उन जिम्मेदारियों के कारण बाबा साहब को हमारे बीच से जल्दी जाना पड़ा। कारण कुछ भी है, डॉक्टर साहब ने बताया, वो हमारे लिए सोचनीय विषय जरूर है। तो सर मैं 10 सेकंड बोलता हूँ, 10 सेकंड ओनली। सर देखिए अब थोड़ा 10:15 बजे, 10 सेकंड से भी कम, 10 सेकंड से भी कम समय। बोले सर। स्ट्रेस इज द मास्टर्स ऑफ ऑल डिसऑर्डर्स, ये फिजियोलॉजी है। और स्ट्रेस की वजह से कॉर्टिकोस्टेरॉइड रिलीज होते हैं जो कि स्ट्रेस को मैनेज करने का काम करते हैं। और कॉर्टिकोस्टेरॉइड इंसुलिन के सिक्रीशंस को कम करता है और डायबिटीज होता है। तो स्ट्रेस इज द मास्टर्स ऑफ ऑल डिसऑर्डर। और फिजिकल एक्टिविटी कम रहती है तो हो ही माने कि डायबिटीज की पॉसिबिलिटी ज्यादा बढ़ जाती है। दूसरी बात जो सर ने कहा, धनोज साहब ने, मंकी की तरह फिजिकल एक्टिव होनी चाहिए, लेकिन माइंड जो है मंकी की तरह नहीं होनी चाहिए। ये बहुत भिखू कहते हैं, बहुत भिखू कहते हैं। भगवान बुद्ध कहते हैं माइंड शुड नॉट बी लाइक ए मंकी, बॉडी शुड बी लाइक ए मंकी। तो माइंड को हमेशा शांत रखना चाहिए। नमो बुद्धाय। बिल्कुल सर, बिल्कुल सुरेंद्र जी, आई एग्री विद यू। नहीं, हम भी एग्री करते हैं सर। बिल्कुल। बहुत सुंदर सर। और ये जो स्ट्रेस के बारे में जो हमारे विद्वान साथी ने जो बताया है, स्ट्रेस, ये हम कितना ही दूसरों को समझाएं कि मुझे कोई तनाव नहीं है, मुझे कोई तनाव नहीं है। मेरा ऐसा तजुर्बा है, शायद कोई भी संसार का व्यक्ति ये मानने को तैयार नहीं है कि वो तनावपूर्ण जीवन ही जीता है। मगर जब बात किसी से करे तो शायद एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो ये कहे कि मुझे तनाव नहीं है। विपश्यना, भगवान बुद्ध का धम्म, इस स्ट्रेस पर जितना हमला करता है, मैं स्वयं आपके सामने एक उदाहरण हूं। पसीना आता था, सुबह खाना खाते हुए उल्टियां आती थी, इतनी टेंशन रहती थी, विभाग की टेंशन, परिवार की टेंशन, समाज की टेंशन। और 10 दिन के एक ही शिविर में जीवन ही बदल गया, जीवन ही बदल गया। ये मेरी स्वयं का अनुभव है जो मैं अब सब भाई बहनों को मैं बता रहा हूं। और 25 वर्षों से इसका अभ्यास करने के बाद एक बात ये और आपको सूचना दूं कि शायद 25 साल में मुझे बुखार नहीं हुआ। खांसी मौसम बदलने पर थोड़ी बहुत होती है, एलर्जिक। 25 वर्षों में मैंने कोई भी टेबलेट का प्रयोग नहीं किया है। ये स्वयं के अनुभव की बातें हैं। और आज लगभग 68 पूरा हो चुका है। थोड़ा बहुत एग्जर्शन इसलिए होता है क्योंकि बोलने का एक तो आदत भी है और दूसरा काम भी बहुत ज्यादा है।
तो ज्यादा बोलने की वजह से कभी कभी थकान भी महसूस होती है और खांसी भी आ जाती है। वैसे मैं किसी रोग का शिकार अभी नहीं हुआ। विजय बहादुर सर, आपने हैंड रेज किया है, आप आए, आपको बुलाया जा रहा बार बार। धनुष सर और कुछ कहना चाहते हैं कुछ सेकंड में? तो अब हम सभ्य सत्ता की तरफ बढ़ते हैं। हाँ सर, मैं विजय बहादुर आ गया। भाई साहब, मैं 10 मिनट से बुला रहा हूँ आपको। सर सॉरी इसके आइए, लिए आइए, मैं आइए, थोड़ा सा हट गया हूँगा फोन से। आइए, आइए। सर एक सक्सेस सडनली दिखाई दिया। आगरा जो अभी का जो चुनाव हो रहा है सर, उसमें जो है आगरा सीट से कोई एसपी बघेल लड़ रहे हैं चुनाव बीजेपी से जी। तो उनके बारे में कुछ ऐसी बातें हैं कि वो एससी नहीं है, ओबीसी है, मगर एससी की सीट पर वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये क्या है सर, मुझे भी ज्यादा आइडिया नहीं है, लेकिन इस पर थोड़ा जानकारी अगर हो है। एक्चुअली जो आगरा के हमारे कोई साथी होंगे सर, वही बता पाएंगे इस बारे में। सर मैं दे दूं जवाब पॉलिटिकली? बता दे हाँ सर। सर बिल्कुल सर, सुनिए गौर से। जो भी वहां अगेंस्ट में लड़ रहा है ना, अगर वो वाकई में एसटी नहीं होंगे और रॉन्ग वे में वो अपना एम्प्लॉय कर रहे होंगे, नॉमिनेशन कर रहे होंगे, तो उसकी जरूर वहां पर एक्शन ली जाएगी, उसकी कंप्लेन होगी, तो फिर उसको कानून से गुजरना पड़ेगा। तो इसलिए वहां जो भी अदर हमारे जैसे मान लीजिए बसपा का ही है, तो वो उस पर नजर बनाए हुए हैं। ठीक है, जैसे पहले ये एक्शन तब होगा जब वो नॉमिनेशन कर देगा, पहले नहीं कर सकते आप, क्योंकि हमारा भारत का जो कानून है ना, बिफोर आप कोई कंप्लेन नहीं कर सकते, आफ्टर कंप्लेन कर सकते। ये कानून जरूर है, लेकिन वो तो हो चुके हैं पहले ही। और उन्होंने हमारे जो चेयरमैन था, शेड्यूल कास्ट चेयरमैन, उसकी सीट अपनाई है और फिर एमएलए की सीट भी दे दी गई है ओबीसी को। दोनों हो चुके हैं और हम लोग चुपचाप हैं, हल्ला नहीं मचा रहे। नहीं सर, ये चुप रहने से भी तो नुकसान होता है ना। लेकिन हम लोग कुछ हल्ला लोग नहीं मचा रहे। सर, और सर, अभी वो जो मंत्री गया है, वो कह रहा है कि इनके कास्ट की सर्टिफिकेट ये उसके बारे में चुनाव आयोग तय कर लेगा। चुनाव आयोग ने फर्जी सर्टिफिकेट बनवा रखा है, तो चुनाव आयोग बिल्कुल वही होगा, या तो वो सर्टिफिकेट फर्जी बना रखा होगा, तो उसके जो सर एक्शन लिया जाएगा उस पर। ये तो बहुत दिन से उठ रहा है। और वो उसने एमएलए का भी अपने रिश्तेदार चुना दिया था। पहले ये एमएलए चुना था इसी रिजर्व सीट से, फिर एमपी चुना और मंत्री वहां भी है और यहाँ भी मंत्री था, लेकिन हम लोगों ने हल्ला ही नहीं मचाया। मैनपुरी के किसी एक विधानसभा से है वो। जी नहीं, साहब उसकी जो ना उसकी आरटीआई लग सकती है। नहीं, मैनपुरी से लड़ा था ये डिम्पल के सामने। हाँ बिल्कुल बोल तो रहे, वो ऑलरेडी है, मंत्री है ऑलरेडी। और हाँ, उस पे जांच और विजय सर इसकी एजुकेशन ओबीसी हुई, इसके रिश्तेदारी सब ओबीसी में, इसके फादर ओबीसी हैं, लेकिन ये एससी बन गया। सर उस पे कंप्लेन हो रखा है, लेकिन कोई इंक्वायरी नहीं हो रही, क्योंकि मोदी जी बैठे हुए हैं ना सर। आप सही कह रहे हैं, कंप्लेंट ऐसी से क्या फायदा, हम हल्ला ही नहीं मचा रहे। वो 5 साल जो है यहाँ मंत्री रह चुका है, वहां मंत्री हो गया और एमएलए की सीट दी गई। जब हमारी 50 सीट ऐसे ही चली जाएंगी तब कंप्लेंट चलती रहेंगी। जब तक हल्ला नहीं मचाएंगे कुछ नहीं होना है। बिल्कुल सर, बिल्कुल राइट, कुछ नहीं होना है। बिल्कुल राइट सर। इसीलिए इस समय तो रिटर्निंग ऑफिसर या जो भी है उसके हल्ला मचाएगा, इसके खारिज होना चाहिए, तब मामला बनेगा। अभी उसने दाखिल किया है आज जो है शायद नॉमिनेशन, तो उसके लिए अभी ये है कि साहब ये खारिज होना चाहिए, ये एससी में नहीं आते। तो हल्ला तो मचाए, हल्ला ही नहीं मचाएंगे तो बिल्कुल वो सर्टिफिकेट दे के कह देगा कि नहीं साहब ये तो सर्टिफिकेट है इनके पास। और सर्टिफिकेट लेके 4000 लोग एजुकेशन में हमारे स्कॉलरशिप ले रहे हैं। ये बाकायदा निकला है और उनकी पकड़ भी हो रही है, लेकिन हम लोग चुपचाप ही रहते हैं, हम आपस में लड़ते रहते हैं। नहीं, जब ये बात उठी है ना सर, तो चुप रहने की बात नहीं है।
चूंकि आज डॉक्टर्स डे था तो हम लोग पॉलिटिकलाइज से बचे हैं थोड़ा, जी क्योंकि ऐसा आज है, हम लोग सुनिए सर, ये सुनिए ना केवल हम और आप बात कर रहे हैं, अगर ऐसी सर। बात नहीं होती तो वो नॉमिनेशन ही नहीं फाइल हो पाता। सर, आपने कह दिया ना, मैं कल रेस कर दूंगा इस बात समय को। का ध्यान रखें सर। जी सर, जी कंटिन्यू करिए थोड़ा सर। समय का अगर ध्यान कल जा करके हल्ला मचा दें वो रिटर्निंग ऑफिसर और डीएम के सामने कि इनका सर्टिफिकेट पहले चेक कराया जाए किसी अच्छी उससे, और जिसने एफआईआर उसके अगेंस्ट भी हो जिसने सर्टिफिकेट दिया है, और वो ये जो अपने को धनगर बताता है, जो हमारी जो कास्ट है वो धांगड़ है और अंग्रेजी में धनगर लिखी जाती है, तो ये अंग्रेजी में अपने को बना रहा है। वो धांगड़ जो कास्ट है वो है एससी में। जी सर। लेकिन इस पे हल्ला ही नहीं मच बात रहा। हो गई सर पूरी, मैं रखूं बात आप? सर विजय बहुत जी, सर आप अपनी बात रखें। यूवी सिंह सर, इसका एक सबसे अच्छा सोल्यूशन ये है कि जिस साथी को इनके बारे में, महानुभाव के बारे में जो जानकारी है, वो 5 से 10 मिनट की जो है क्लिप बना के दे दें, और मैं आज ही रात को जो है कम से कम जो है 50 यूट्यूबर को बोलूंगा कि भाई इसको जो है ना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चलाएं जो। और जो बात हम लोग कह रहे हैं कि भी हम लोग हल्ला करें, ये करें, जब तक हम लोग उसको सोशल प्लेटफॉर्म पे नहीं लाएंगे, चुनाव आयोग के संज्ञान में नहीं लाएंगे, और जो साथी ट्विटर पे हैं वो ट्विटर पे जो ना इस बात को कोट नहीं करेंगे, तब तक ये बात उठने वाली नहीं है। अगर ऐसा है तो वो कहीं ना कहीं जो ना एक हमारी सीट खा रही है। माननीय बौद्ध जी, मैं जी आपको माननीय। थोड़ा सा टोक रहा हूँ, सबको मालूम है ये 7 साल से चल नहीं रहा है, नहीं, 6-5 ये साल से। आरएल सिंह साहब आपसे निवेदन ये है कि जो सबको मालूम है वो किसी को भी मालूम नहीं होता है। जो सबको बौद्ध जी मालूम कह रहे है, हैं उसकी क्लिप और बनवा के। जब जानबूझ के कोई गलती की जाती है तो सब मालूम है, सत्ताधारी दल ने कर रखा है ये, सर प्लीज सबको इसकी जो मालूम भी, है। सर तो आपको जो सत्ताधारी ने कर रखा था सर, उसका चुनाव आयोग में प्रावधान भी है। और आपको बता दें, मरहूम जय भगवान जाटव जी के सामने ये भी प्रश्न मैंने उठाया था, उनको भी पता था ये। सर अब जो और प्रश्न अब भी 15-20 दिन पहले उठाया था, और उनके सामने तो शायद 2 महीने 3 महीने पहले उठाया सर था, आज उनको भी का पता जो था। प्रश्न है सर, आज का जो लेकिन हम प्रश्न लोग ध्यान ही नहीं देते, हम और बातों में ध्यान देते हैं, इस पे ध्यान नहीं देते। फिर मेरा आपसे निवेदन ये कि जो आप आज का जो प्रश्न है उसको समझने की कोशिश करें। अब तक जो हुआ है वो अलग बात है, उसके लिए हम निंदा नहीं कर रहे हैं। आज मुझे भी इसकी जानकारी नहीं है। इसका जो क्लिप है जिस भी सज्जन के पास उपलब्ध हो, जो भी इसके विषय में साक्ष्य उपलब्ध करा सकते हैं वो उपलब्ध पहले कराएं, उसके बाद में उनके पास था, जय भगवान जी के पास, जय भगवान जी के पास पूरा है उनके, देखिए उनके, हाँ सब कुछ है उनके पास। अब सर मैं कहूँ जय भगवान जी के पास तो हम जा नहीं सकते, चलें कोई बात नहीं। आप ठीक है ना? नहीं अगर आपके पास एविडेंस है ऑफिस में सर, एक मिनट सुनिए आप, पहले ये आप तो हमारी गलती है कि हम लोग पहले ध्यान आप नहीं रखते। सुने मेरी बात, देखिए पहले ऐसा है, सुने ये आप हमारी मेरी बात गलती है, इसे मानना चाहिए कि हम लोग ध्यान नहीं रखते, हम विजिलेंट सर नहीं है देखिए ऐसा अपने है, सुनो उद्देश्य के लिए। पहले आप सुने बात, जो है आप सुन नहीं रहे। हाँ बताएं। हमने आपसे ये निवेदन किया कि आप उनके तथ्य को जानते हैं, 5 से 10 मिनट की एक वीडियो क्लिप बना के विद प्रूफ के साथ जो है ना आप मुझे जो है मेरे व्हाट्सएप नंबर पे दें। मैंने सबसे पहले अपना व्हाट्सएप नंबर दिया था आपको। ऐसा है,